Hello dear students, once again you all welcome on my YouTube channel English Tycoon. In today video I am going to teach you conjunction. In last video I have posted about the preposition. आज की वीडियो में हम conjunction पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि conjunction का यूज कैसे करना है in both our written and spoken English. देखिए conjunction जैसे मैंने आपको बताया कि preposition जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट कंजक्शन है, क्योंकि देखिए फॉर मेकिंग सेंटेंसेस वी नीड्स ऑल द थिंग्स. हम एक ही चीज़ से सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस नहीं बना सकते, हम छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हमें जब बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं स्पोकन के लिए और रिटन के लिए, और जब आप एक पैसेज लिख रहे हो किसी टॉपिक पे, तो आपको कंजक्शन की ज़रूरत पड़ती है, प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है. और उस समय अगर हमें राइट कंजक्शन और प्रीपोजिशन नहीं पता हो तो हम वो चीज़ नहीं लिख पाते हैं जो एक्चुअली हमारे दिमाग में चलती है, क्योंकि हम श्योर नहीं रहते हैं कौन सा कंजक्शन लिखा जाए, ताकि हम जो हम लिखना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हिंदी में हमारे दिमाग में है, उसको इंग्लिश में कैसे हम राइट करें. तो आज हम डिस्कस करेंगे कंजक्शन. आज मैं आपको मोर देन 38 कंजक्शंस मैं बताऊँगा, और ये वो कंजक्शन है जो हम अपनी कम्युनिकेशन और रिटन दोनों में यूज करते हैं, ऑफन बात करते वक्त या फिर लिखते वक्त. एंड दिस विल हेल्प टू यू एट बोथ इन योर एकेडमिक. लाइक आप जब अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बैठेंगे, वहाँ पे भी जब आप 10th और 12th के एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे जब आप सेंटेंसेस लिखते हैं जो वो कभी कभी रॉन्ग सेंस देने लगते हैं, क्योंकि आप गलत प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं अपने आंसर में, चाहे आप वो रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, चाहे आप पैसेज लिख रहे हो. तो आज हम देखेंगे इसको डिटेल में. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजक्शन है क्या. देखिए कंजक्शन जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग है. देखिए कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है. कंजक्शन इज द वर्ड दैट जॉइन, यहाँ पर डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा. कंजक्शन इज द वर्ड दैट जॉइन अ वर्ड्स टू अदर और अ सेंटेंस टू अनदर और अ पैसेज टू अनदर पैसेज. मतलब कंजक्शन का फंक्शन क्या है, ये प्लस की तरह काम करता है. ये समझिए, प्लस की तरह एक सेंटेंस में काम करता है, जोड़ता है, कनेक्टर है ये. इट इज कॉल्ड कंजक्शन इज आल्सो कॉल्ड कनेक्टर. ये कनेक्टर कहा जाता है इसको. ये कनेक्ट करता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, एक प्रीपोजिशन को एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक स्मॉल पैसेज को एक दूसरे स्मॉल पैसेज से, बड़े पैसेज को दूसरे स्मॉल बड़े पैसेज से. तो अगर आप ओवरऑल आप देखेंगे तो क्या फंक्शन क्या है कंजक्शन का, ये एक कनेक्टर है. जिस तरह प्लस साइन मैथ में दो चीज़ों को जोड़ देता है, उसी तरह कंजक्शन इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में दो सेंटेंस हो, चाहे वो बड़ा हो या स्मॉल हो, दो पैसेज वेदर स्मॉल और बिग को जोड़ देता है. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कंजक्शन. कंजक्शंस को दो ग्रुप में बांटा गया है. पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. देखिए अमित एंड रोहित आर प्लेइंग. अमित एंड रोहित आर प्लेइंग, इसका हिंदी होगा अमित और रोहित खेल रहे हैं. ठीक है. एंड का हिंदी अर्थ होता है और. तो अमित और रोहित खेल रहे हैं. आपको अमित और रोहित को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग आपने किया, एंड का. और एंड यहाँ पे क्या कौन है, एंड इज अ कंजक्शन इन द सेंटेंस. अमित जो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड कंजक्शन का काम कर रहा है. रोहित दूसरा नाउन है और आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है. तो यहाँ पे एंड कंजक्शन का प्रयोग किया गया अमित और रोहित को जोड़ने के लिए. ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. अब यहाँ पे देखिए बट कंजक्शन का प्रयोग किया गया. यहाँ पे दो अपोजिट कंडीशन को दिखाया जा रहा है. वो गरीब है, इसका हिंदी होगा वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है. दो अपोजिट कंडीशन है, व्यक्ति गरीब है लेकिन ईमानदार है. इस तरह की कंडीशन, इस तरह के सेंटेंसेस में हम बट का प्रयोग करते हैं. और अगला एग्जांपल देखिए, ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है. एज इफ कंजक्शन के तौर पे प्रयोग किया गया है. ही वर पीएम,
इसका हिंदी क्या होगा, वह ऐसे बोल रहा है जैसे कि वह प्राइम मिनिस्टर हो। एज इफ कंजक्शन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ एक्चुअली हो नहीं, इमेजिन कर रहा हो या शो ऑफ कर रहा हो, तो उस समय आप एज इफ का प्रयोग करते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको आई होप कि ये बात समझ में आ गई कंजक्शन है क्या। कंजक्शन को आप प्लस साइन की तरह समझिए, जिस तरह प्लस मैथ में ऐड करता है, उसी तरह कंजक्शन इंग्लिश में सेंटेंसों को ऐड करता है, पैसेज टू पैसेज को ऐड करता है, राइट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कंजक्शन। आई होप कि कंजक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थोड़ी डिटेल कंजक्शन की। देखिए कंजक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। कंजक्शन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अभी आज इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। इसके लिए मैं कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगा इंडिविजुअल, क्योंकि इट विल टेक टाइम, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मैं थोड़े में आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होता है जो 2 प्रिंसिपल क्लासों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लास का कंजक्शन का प्रयोग एक प्रिंसिपल और मोर देन 2 सबऑर्डिनेट क्लास को ज्वाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन की कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी आज मैं आपको डायरेक्ट कंजक्शन के बारे में बताऊंगा। चलिए आगे हम देखते हैं। सी यहाँ पे मैंने 38, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ 38 कंजक्शन। यहाँ पे 38 कंजक्शन मैंने लिख रखे हैं, और ये वही कंजक्शन है जो आप रेगुलरली अपने स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में यूज करते हैं, या आपको करना है बट आपको अगर नहीं आता तो इसीलिए आप नहीं कर पाते हैं, या आपको आता है बट आपको करेक्ट सेंस नहीं पता इसलिए आप कर नहीं पाते। सो फर्स्ट इज बट पहला है बट, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में, लेकिन, बल्कि या सिवाय। जैसे अगर मैं ये कहूँ वो अमीर है लेकिन वो कंजूस है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बट। कहीं भी लेकिन, बल्कि और सिवाय की कंडीशन आए तो आप क्या यूज करेंगे, बट। सेकंड है फॉर, एज, बिकॉज और सिंस। इन तीनों का अर्थ सेम है, क्योंकि, चूंकि। अब देखिए प्रीपोजिशन, अब हमारा प्रीपोजिशन वाला वीडियो देखेंगे आप, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो सिंस है ये एज ए प्रीपोजिशन भी फंक्शन करता है। मैंने आपको बताया था एक ही वर्ड कई फंक्शन कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन द यूज, ठीक है, आप किसी चीज़ को किस तरह यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर, एज और बिकॉज और सिंस का अर्थ होता है क्योंकि, चूंकि, ठीक है। अगला देखिए एज, आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इन पांचों का अर्थ क्या होता है, भी। आल्सो, इवन, आइदर, टू और एज वेल का अर्थ क्या होता है, भी। एज का अर्थ होता है जैसे, या के तौर पर, या के नाते। एज और एज, देखिए एज के बीच में एडजेक्टिव लिखा है। जब एज और एज के बीच में आप कोई एडजेक्टिव डाल देंगे तो वो बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री। जैसे, ठीक है, वह उतना तेज है जितना कि उसका भाई। ही इज एज फास्ट एज हिज ब्रदर, ये पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है। एज सुन एज मतलब जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए। एज सुन एज पुलिस केम थीप रैन अवे। द मोमेंट और एज सुन एज दोनों का सेंस सेम होता है, एट द सेम टाइम के सेंस में किया जाता है, जैसे ही। अगला है एज वेल एज, साथ ही साथ। नेक्स्ट है एज फार है, जिसका अर्थ होता है जहां तक। अगला देखते हैं एज इफ, एज दो। मैंने बताया कोई चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो, जैसे आप कोई इस तरह बात कर रहा हो, जैसे आप कहना चाहें कि वो तो इस तरह बात करता है जैसे कि वो राजा हो, वो इस तरह बात करता है जैसे वो प्रधानमंत्री हो, वो इस तरह बात करता है जैसे वो कि बैंक का मैनेजर हो। वो है नहीं, ऐसी कंडीशन में एक्चुअली वो है नहीं, बट वो एज्यूम कर रहा है, आपको फील कर रहा है उसके बिहेवियर से, तो आप वहाँ पे एज इफ और एज दो का प्रयोग करते हैं, मानो या जैसे कैसे। वो उस तरह गाड़ी चलाता है जैसे कि वो क्या हो, स्टंटमैन हो, बट है नहीं। तो एज इफ का प्रयोग और एज दो का प्रयोग इस सेंस में किया जाता है। एज एट, येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सोफा का मतलब होता है अभी तक। इन सारे
10 नंबर पे जो है एज एट, येट, टिल नाउ और बाय नाउ और सोफा का अर्थ होता है अभी तक। जैसे मैं कहूँ अभी तक मैंने 2 चैप्टर प्रिपेयर कर लिए, अभी तक वह उसने काम ख़त्म नहीं किया, अभी तक ट्रेन नहीं आई। इस सारे सेंटेंस में आप क्या यूज करेंगे? सोफा, बाय नाउ, येट, टिल नाउ, एज येट, इसमें से कोई भी कंजक्शन आप यूज कर देंगे और आपके सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला देखिए, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, इन सब का अर्थ हालांकि या भले ही होता है। ऑल्दो जैसे हालांकि या भले या यद्यपि की भी बोलते हैं, जैसे यद्यपि की या हालांकि मैंने उसको पैसा दिया लेकिन उसने मुझसे मिसबिहेव किया या गलत बर्ताव किया। ऑल्दो आई गेव हिम मनी ही मिसबिहेव्ड विथ मी। ठीक है, तो ऑल्दो, दो और इवन इफ और इवन दो का प्रयोग हालांकि और या यद्यपि के सेंस में किया जाता है। अगला देखिए, स्टिल एंड इवन नाउ, अभी भी, जैसे अभी भी वो सो रहा है, स्टिल ही इज स्लीपिंग। अभी भी के सेंस में स्टिल और इवन नाउ का प्रयोग किया जाता है। सच मतलब ऐसा या ऐसा, जैसे मुझे ऐसी कार चाहिए, आई वॉन्ट सच कार, मुझे ऐसा सूट चाहिए, आई वॉन्ट सच सूट, मुझे ऐसा शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट सच शर्ट। तो सच का अर्थ क्या होता है? एज, सच एज, जैसा कि, इन सच अ वे, इसका मतलब भी ऐसे। तो इन तीनों का सेंस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, दैट का मतलब होता है कि, इफ का मतलब भी होता है कि, और वेदर का मतलब भी होता है कि। देखिए, दैट, इफ और वेदर का प्रयोग हम नरेशन में भी करते हैं, कनेक्ट करने के लिए, कॉमा हटाने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से कनेक्ट करने के लिए। और उनका मतलब दैट, इफ और वेदर का मतलब होता है कि। जैसे उसने मुझको बोला कि मैं जा रहा हूँ, ही टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग। वेदर और का मतलब होता है चाहे, वेदर और, जब आप एक वेदर का मतलब होता है एक साथ अगर यूज करेंगे, वेदर और का मतलब होता है चाहे या, ठीक है, मतलब जैसे वो आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, वेदर ही विल कम और नॉट। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अर्थ देते हैं। जैसे किसी चीज़ में डाउट हो तो हम वेदर और का प्रयोग करते हैं, जैसे बारिश होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, वेदर इट विल रेन और नॉट आई डोंट नो, वह आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। जब किसी चीज़ में इस तरह की कंडीशन है, उसने खाना खाया कि नहीं खाना खाया, तो इस तरह की कंडीशन हम वेदर और का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज आइदर और, या तो मतलब वही, जिस तरह वेदर और का प्रयोग होता है उसी तरह आइदर और का प्रयोग होता है। जब दो ऑप्शन हो, जैसे आप या तो ये ले लीजिए या तो वो ले लीजिए, आप या तो यहाँ बैठिए या वहाँ बैठिए, आप चाहे मैथ की किताब लीजिए या इंग्लिश की किताब लीजिए, जब दो ऑप्शन में से एक आपको सेलेक्ट करना हो तो अब हम आइदर और का प्रयोग करते हैं। जैसे या तो तुम मैंगो खा लो या फिर एप्पल खा लो, तो आइदर यू ईट मैंगो और एप्पल। जब आपको 2 थिंग्स से एक सेलेक्ट करना हो तो आइदर आर का प्रयोग होता है। और सेकंड नेक्स्ट है नाइदर नॉर, जब तुमको 2 चीज़ें हों उसमें से कोई नहीं मिलेगी या कोई सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, जैसे ना तो तुम मैंगो खा सकते हो ना तुम एप्पल खा सकते हो, नाइदर यू कैन ईट मैंगो नॉर एप्पल। समझ में आई बात? ठीक है, जब आप दोनों काम नहीं कर सकते या दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर सकते तो वहाँ पे नाइदर नॉर, जब आप 2 चीज़ों में से एक चीज़ को सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आइदर आर का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखिए, नॉर, नाइदर, ठीक है, और सो का मतलब होता है भी। नॉन सोनर के बाद हैड का प्रयोग होता है, ये एक साथ आता है, नॉन सोनर हैड और देन। देखिए यहाँ पे आइदर और लिखा है, एक दोनों एक साथ आएगा, नाइदर नॉर एक साथ आएगा, इन सिंगल भी आता है बट मोस्टली वी यूज आइदर और टुगेदर, और नाइदर नॉर भी टुगेदर आता है। नॉन सोनर हैड और देन ये दोनों साथ आते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, मतलब ना केवल ये बल्कि वो भी, जैसे उसने केवल मुझे किताब ही नहीं दी कलम भी दी, तो ही हैज़ नॉट ओनली गिवन मी पेन बट आल्सो बुक।
प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, जैसे शर्त रखी जाती है, जैसे मैं आपको पैसा दूंगा बशर्ते आप मुझे कल वापस कर दें, आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड यू रिटर्न मी टुमारो। प्रोवाइडेड का मतलब इन कंडीशन होता है, ठीक है। अगला देखिए शो दैट। शो दैट का मतलब ताकि, तुम पढ़ो ताकि तुम पास हो जाओ, खाना खाओ चाहे ताकि तुम फिट हो जाओ, मेडिसिन खाओ ताकि तुम ठीक हो जाओ, जल्दी आओ ताकि तुमको पैसा मिल जाए, तेज़ दौड़ो ताकि तुम जीत सको। सो दैट का प्रयोग किया जाता है इस ताकि के सेंस में, ओके। अगला है सो, हैंस, हैंस फोर्थ और देयरफॉर इसीलिए, इन चारों का मतलब होता है इसीलिए। शो, हैंस, हैंस फोर्थ और देयरफॉर का अर्थ होता है इसीलिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। 24 पे हम पहुंच गए हैं। अगला देखते हैं। दैट्स वाट, यही तो, वही तो। जब आप बोलते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन होती कि आप कोई सामान सर्च कर रहे हो और सडनली आपको मिल जाए, तो आप बोलते हैं यस यही तो मैं खोज रहा था। दैट्स वाट आई वाज सर्चिंग, दैट्स वाट आई वाज लुकिंग फॉर, ठीक है। तो वहाँ पे इस कंडीशन में यही तो होता है मीनिंग, यही तो वो किताब है जिसको मैं सर्च कर रहा था, यही तो व्यक्ति है जिसने राम को मारा, ठीक है। इस सेंस में हम दैट्स वाट का प्रयोग करते हैं। दैट्स हाउ, ऐसे ही, इसी तरह। दैट्स हाउ मतलब कोई चीज़ कैसे हुआ, दैट्स हाउ। दैट्स व्हेन, उसी वक्त, तभी। दैट्स वेयर, यहीं तो। दैट्स विच, उसी को या इसी को। दैट्स हु मतलब उसको, जैसे ये दैट्स हु, दैट्स हुम। दैट्स विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए और दैट्स हु या हुम का प्रयोग लिविंग के लिए किया जाता है। अगला देखिए टिल देन मतलब तब तक, बाय देन मतलब तब तक, जब तक वो आता है तब तक हम लोग अपना काम समाप्त कर लेते हैं। वी विल फिनिश आवर वर्क टिल देन ही कम। नेक्स्ट देखते हैं 32। टिल, टिल दैट टाइम, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, जब तक के सेंस में प्रयोग किया जाता है। तुम तब तक आराम कर लो जब तक वो आता है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम टिल और टिल द टाइम का प्रयोग करते हैं। अनटिल मतलब जब तक नहीं, जब तक नहीं, और अनलेस का यद्यपि नहीं। अनटिल का मतलब जब तक नहीं होता है। इस फॉर एग्जांपल, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। अनटिल यू टेल मी द ट्रुथ आई विल नॉट लेट यू गो। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। अनटिल यू टेल मी द ट्रूथ आई विल नॉट लेट यू गो। लीस्ट का मतलब होता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, LEST। लेस्ट का प्रयोग, लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, लेस्ट शुड, ओके। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, सही, जैसे गाड़ी स्लो चलाओ कहीं तुम गिर ना जाओ। ड्राइव स्लो लेस्ट यू शुड फॉल। अदरवाइज और एल्स का प्रयोग वरना नहीं तो के सेंस में होता है। अदरवाइज वरना, ठीक है। अच्छे तरीके से बात करो अदरवाइज तुमको डांट पड़ेगी। टॉक प्रॉपर वे अदरवाइज यू विल बी स्कोल्डेड। साफ सुथरा लिखो अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स काट दिए जाएंगे। राइट प्रॉपर वे अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो अदरवाइज का सेंस वरना या नहीं तो के सेंस में किया जाता है। 36 है वाइल, वाइल गोइंग, वाइल कमिंग। वाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING डालेंगे आप, मतलब वर्ब की ING फॉर्म लिखेंगे और फोर्थ फॉर्म लिखेंगे तो बन जाएगा करते हुए, मतलब वाइल स्लीपिंग। वाइल जैसे सोते हुए, खाते हुए, जगते हुए, रोते हुए, दौड़ते हुए, बात करते हुए। वाइल टॉकिंग, वाइल स्लीपिंग, वाइल जंपिंग, वाइल डांसिंग, जैसे डांस करते हुए वो गिर पड़ा, वाइल डांसिंग ही फेल डाउन। दौड़ते हुए वह रोने लगा, वाइल रनिंग स्टार्टेड वीपिंग। तो इस तरह के सेंटेंस है वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम बनाएंगे। वेयर एज और वाइल का अर्थ होता है जबकि, ओके। तो दीज आर द 38 कंजक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें। आप इसको वीडियो को एक बार फिर से देखें
रिपीट करके और आप इसको लर्न कर लें सारी, सो दैट यू कैन गेट द मीनिंग। जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा यू विल बी कन्फ्यूज कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो अगर आपने कंजक्शन प्रिपेयर कर लिया और प्रीपोजिशन कर लिया तो आपकी अराउंड 20 to 25% प्रॉब्लम आप स्पोकन सॉल्व हो जाएगी, और केवल स्पोकन ही नहीं रिटन की भी सॉल्व हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो टू someone who needs knowledge for success and changing their life. So dear students, keep on preparing. See you in my next video with new topic. Till then you keep studying and good luck. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।